Good morning and assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is your social studies class. I am your social studies teacher. Today I am going to share the summary of the new topics China and India from lesson 8 Pakistan and her neighbors. So yesterday we have started this lesson in which we have discussed about the location of Pakistan and the two neighboring countries India, Iran and Afghanistan. So today we will discuss the China and India. So the first topic is China. This is the flag and map of China. Pakistan shares a small border with China in the north east. पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है. द माउंटेन्स इन दिस बॉर्डर रीजन आर कराकोरम. अब इसी नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे पास कराकोरम माउंटेन रेंज आता है एंड दिस कराकोरम माउंटेन रेंज फॉर्म द बॉर्डर विद चाइना. In 1978, the Karakoram Highway was opened connecting Pakistan and China. अब 1978 में कराकोरम हाईवे बना था जो कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान और चाइना को. This highway was built by the Chinese and Pakistanis which runs through Khunjrab Pass which is 4,693 meters high. अब ये कराकोरम हाईवे जो है इसको चाइनीज़ और पाकिस्तानीज़ ने मिलकर बनाया था और ये इस हाईवे में आता है हमारे पास खुंजराब पास. खुंजराब पास इट कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान एंड द टोटल हाइट ऑफ दिस एरिया इज़ 4,693 मीटर्स. खुंजराब पास जो है ये चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है. चाइना इज़ मच लार्जर देन पाकिस्तान. यू ऑल नो दैट कि चाइना का एरिया वाइज जो है ये पाकिस्तान से लार्जर है. इट्स टोटल एरिया इज़ अबाउट 9,600,000 स्क्वायर किलोमीटर. द कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना इज़ मैंडेरिन चाइनीज़. जैसा कि पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, सेम जो चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ मैंडेरिन चाइनीज़. इट हैज़ अ कोल्ड क्लाइमेट इन द नॉर्थ एंड अ वार्म क्लाइमेट इन द साउथ. एज़ वी ऑल नो दैट कि जो नॉर्दर्न एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है और जो सदर्न एरियाज़ होते हैं मेनली वहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है. सो इसी तरह से चाइना का जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है और जो सदर्न एरियाज़ है वहाँ का क्लाइमेट वार्म है. द वर्ल्ड फेमस गोबी डेजर्ट इज़ इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री. अब वर्ल्ड फेमस जो डेजर्ट है गोबी डेजर्ट वो चाइना के वेस्ट में आता है. चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1.34 बिलियन इन द वर्ल्ड. अब चाइना की पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अबाउट 1.34 बिलियन. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर इट शोज़ द चाइनीज़ लैंग्वेज. The other picture shows the Gobi Desert and the third one shows the capital of China, Beijing. China is mainly an agricultural country with most of the population living in the northeast. Just like Pakistan, China is also an agricultural country और यहाँ की जो population है mainly वो north east region में रहती है. Chinese farmers mainly grow rice and other food crops such as wheat and millet. अब चाइना के जो फार्मर्स हैं वो मेनली राइस ग्रो करते हैं बिकॉज राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ चाइना. बेसिक फूड है चाइना का राइस. सो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो राइस ग्रो करते हैं और इसके अलावा बाकी जो फूड क्रॉप्स है व्हीट एंड मिलेट वो भी चाइना में ही ग्रो होता है. द कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोल, ऑयल एंड आयरन. अब क्रॉप्स के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जो कि चाइना में मौजूद हैं दीज आर कोल, ऑयल और आयरन. ये तीनों चीज़ें भी चाइना में पाई जाती हैं. दिस पिक्चर शोज़ द फार्मर्स दैट आर वर्किंग इन द फील्ड्स. ओके, चाइना हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. चाइना का जो सिविलाइजेशन है ये दुनिया का ओल्डेस्ट यानी कि पुराने सिविलाइजेशंस में शुमार होता है इसका. इन द पास्ट इट वॉज रूल्ड बाई मैनी डायनेस्टीज़ जस्ट लाइक ईरान. जैसे कि ईरान का मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी किंग जो है वो रूल करते थे. इसी तरह से डिफरेंट डायनेस्टीज़ जो सल्तनत है वो चाइना में गुजरी हैं. पहले चाइना में भी किंगशिप हुआ करती थी. In 1911 there was a great revolution and the country became republic. अब 1911 में चाइना में एक चेंज आया. रेवोल्यूशन मींस चेंज. एक ग्रेट चेंज आया जिसके बेस पे जो किंग थे या जो रूलर्स थे वो हटा लिए गए थे और कंट्री जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गई थी. रिपब्लिक मींस कि वो आज़ाद हो गई थी बादशाहत से.
In 1921, the Chinese Communist Party was founded by their great leader Mao Zedong. 1921 में चाइना में एक पार्टी बनी by the name of कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट उसका नाम था और ये चाइना के एक लीडर ने बनाई थी माओ जेडोंग. माओ जेडोंग जो था ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था. अब कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली इसका मतलब क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी थी जिसका ये आइडिया था, ये आइडियोलॉजी थी कि चाइना जो है उसको हम एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे. मकसद इनका ये था कि जो रिच और पुअर लोग होते हैं, यानी कि सोसाइटी में कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ गरीब होते हैं या मिडिल क्लास होती है, तो उनको ख़त्म किया जाए और पूरी सोसाइटी को हम एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएं, यानी कि अमीर गरीब के फ़र्क को मिटा दें और सब लोग जो कि इस कंट्री में रहते हैं वो इक्वल होंगे. उनका बेसिकली एजेंडा जो था या उनकी जो सोच थी, आइडियोलॉजी थी इस कम्युनिस्ट पार्टी की, वो ये थी. सो इन 1949 इट सेट अप अ न्यू रिपब्लिक. अब 1921 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बनी थी, जो कि उनके लीडर माओ जेडोंग ने बनाई थी. अब 1949 में जो है उनका चाइना पे रूल आ गया था, उन्होंने हुकूमत स्टार्ट कर ली थी 1949. The country progressed and modernized under the next leader Deng Xiaoping, who brought the economic revolution. अब 1949 में माओ जेडोंग आया था, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था. बट क्या हुआ कि उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, मतलब सख्त थे, तो लोग जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ हो गए थे. सो दैट्स वाई 1960 में माओ जेडोंग ने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. कल्चरल रिवॉल्यूशन का मतलब ये था कि लोग जो है वो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे थे, ज़्यादा लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए थे, तो उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बेस पे जो चाइना के का कल्चर था वो उसने ख़त्म कर लिया था और न्यू रूल्स रेगुलेशंस और जो कस्टम्स थे वो इंट्रोड्यूस कर लिए थे. जो पुराना कल्चर था चाइना का, या जो ओल्ड आइडियाज़ थे, कस्टम्स थे या हैबिट्स जो थे, वो उसने ख़त्म कर दिए थे. इसके अलावा जो रिलीजन था, मज़हब जो था चाइना का, उसको भी उसने ख़त्म कर दिया था. सो उसकी वजह से कंट्री की जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. एक अनरेस्ट सिचुएशन बन गई थी पूरी कंट्री में. फाइनली जब 1970s में माओ जेडोंग की फिर डेथ हो गई, तो उसके बाद डेंग जियाओपिंग जो है वो न्यू लीडर बना चाइना का. जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था वो ख़त्म हो गया और 1970s में फाइनली डेंग जियाओपिंग जो है उसकी गवर्नमेंट आ गई थी. अब डेंग जियाओपिंग जो था ये एक प्रोग्रेस लीडर था. इसने जो है चाइना की इकॉनमी जो कि इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो गई थी माओ के रूल्स की वजह से, तो इसने क्या किया था, इसने दोबारा से कंट्री को प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया. मतलब कंट्री में इसने न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू कर दी. ऐसे उन्होंने स्टेप्स लिए कि जिससे कंट्री की इकॉनमी अच्छी हो. तो एक तरह से ये इकनॉमिक रेवोल्यूशन लेकर आए थे. इकनॉमिक रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि इकनॉमिक सेक्टर में उन्होंने बहुत से चेंजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे. डेंग जियाओपिंग के रूल में चाइना के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बन गए, जिसकी वजह से ट्रेड शुरू हो गई, तिजारत शुरू हो गई, लोगों का आना जाना हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुई, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई. तो 1970s के बाद चाइना की जो इकनॉमिक सूरत हाल थी वो बेहतर से बेहतर होती चली गई डेंग जियाओपिंग की वजह से. There are many industries in China today and it is known as the world 4th largest economy. अब डेंग जियाओपिंग की पॉलिसीज़ की वजह से चाइना की जो इकॉनमी है वो मज़ीद ग्रो करती गई और आज चाइना में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप्ड हो गई है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल सेटअप चाइना जो है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकनॉमिक कंट्री बन गया है, लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है चाइना. पाकिस्तान एंड चाइना हैव द स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप थ्रू द CPEC. अब पाकिस्तान और चाइना जो है वो भी अपने रिलेशंस को और भी स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और भी मजबूत करना चाह रहे हैं. सो दैट्स वाई 2014-16 में चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर. अब इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि पाकिस्तान में चाइना की हेल्प से हम न्यू हाईवेज़ बनाएं, ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है वो बेहतर हो, नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ग्रो हो. और इसके अलावा
चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू और कंट्रीज़ को जो ट्रेड है वो कर सके और कंट्रीज़ के साथ। तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ताकि दोनों कंट्रीज़ की इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो। बेसिकली वो पाकिस्तान की एक तरह से हेल्प थी ताकि पाकिस्तान में और इंडस्ट्रीज़ बने, इंडस्ट्रियल सेटअप हो ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि आपको पता है जब नेबरिंग कंट्रीज़, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी अच्छी हो, यानी कि उनकी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, इकनॉमिक सिचुएशन उनकी अच्छी हो, या पॉलिटिकली वो एक स्टेबल कंट्री हो, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट दूसरे कंट्री पे भी आता है। तो अगर चाइना जो है वो इकनॉमिकली स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आएगा। तो चाइना जो है पाकिस्तान से इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, सो दैट्स वाई उन्होंने पाकिस्तान के लिए CPEC का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी भी ग्रो कर सके और उनका भी उसमें फ़ायदा हो। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया। दिस इज़ द फ्लैग एंड मैप ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ मच लार्जर देन पाकिस्तान। जस्ट लाइक चाइना, इंडिया जो है वो भी पाकिस्तान से एरिया वाइज लार्ज कंट्री है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ओवर 1.3 बिलियन। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर हिंदी एंड इंग्लिश। इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ लार्ज प्लेट्यू कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया के साउथ में जो सदर्न टिप है यहाँ पे एक लार्ज प्लेट्यू है। प्लेट्यू मीन्स द लैंड हाई अबव द सी लेवल। एक प्लेट्यू है जिसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। अब ये इंडिया का सबसे ड्राइस्ट पार्ट है। हम फिज़िकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, सो फिज़िकल फीचर में प्लेट्यू भी आता है। इंडिया के साउथ में जो डेक्कन प्लेट्यू है ये बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है इंडिया का। इट ओनली रिसीव 1500 मिलीमीटर रेन पर ईयर। एवरी ईयर सिर्फ वहाँ पे 1500 मिलीमीटर रेन फॉल होती है डेक्कन प्लेट्यू पे। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रेट रिवर इन इंडिया कॉल्ड गेंगस। अब इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है दैट इज़ गेंगस। पाकिस्तान का है इंडस एंड इंडिया का है गेंगस। दिस रिवर राइजेज इन द हिमालयाज टू द नॉर्थ एंड फ्लो अक्रॉस इन इंडिया इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब रिवर गेंगस जो है ये हिमालय माउंटेन से शुरू होता है जो कि नॉर्थ में है इंडिया के, और वहाँ से ये स्टार्ट होके फ्लो करता है पूरे इंडिया में और फिर वो बे ऑफ बंगाल में इंटर हो जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये मैरून कलर है। इट शोज़ द रिवर गेंगस जो कि माउंटेन से स्टार्ट होता है, फिर इंडिया में फ्लो करता है एंड देन बे ऑफ बंगाल में ये इंटर हो जाता है। Most of the people in India are Hindus, but there are also the large number of Muslims, Sikhs and Christians. ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हिंदू है, बट उसके अलावा और भी बाकी इतने ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया में रहते हैं। These are the Muslims, Sikhs and Christians. It is basically an agricultural country. मेनली जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या एशिया की जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। सो इंडिया इज़ ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल कंट्री. Over the years, it had developed many industries, especially information technology, and now has a strong economy. Basically, India तो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडिया ने और भी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनमें भी उन्होंने प्रोग्रेस शुरू किया है। सो इंडिया ने ओवर द ईयर्स अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया है ताकि वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना करे, बल्कि जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उनकी इकॉनमी और भी फ्लरिश होगी, इकॉनमी उनकी और भी बढ़ेगी। सो स्पेशली इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास ज़्यादातर ये कंप्यूटर या हार्डवेयर वगैरह या कम्युनिकेशन, नेटवर्क, सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर की चीज़ें आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सो इंडिया जो है IT में बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस कर लिया है, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। आपको पता है कि डिफरेंट जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, आईफोन वगैरह हो गई, तो इनके जो ऑफिसेज़ हैं वो इंडिया में भी है, या और भी डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती हैं कंपनीज़, तो ज़्यादातर ऑफिसेस उन्होंने इंडिया में ही बनाए हैं क्योंकि इंडिया जो है ये IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। सो दैट्स वाई उनकी जो इकॉनमी है वो इस वजह से और भी आगे बढ़ रही है। सो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ये इंडस्ट्रियली एक डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान जो है वो इससे पीछे है।
इंडिया ने एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ स्पेशली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस किया है, जिसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी है वो और भी ज़्यादा ग्रो हो गई है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू.